नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शीघ्र सेवानिवृत्ति कैसे लें, वित्तीय लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, हाउ टू गेट अर्ली रिटायर एंड हाउ टू प्लान योर फाइनेंशियल गोल्स। तो शीघ्र सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। दो महत्वपूर्ण तत्व हैं शीघ्र सेवानिवृत्ति की योजना बनाने के लिए। एक है भविष्य के वित्तीय लक्ष्य और दूसरा है जरूरी मासिक खर्चों का आकलन। तो भविष्य के लिए वित्तीय लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? तो उसके लिए हमारे पास में 5 लक्ष्य होते हैं। पहला होता है घर, जो रहने के लिए घर, जो कि आपकी जरूरतों के अनुसार हो सकता है। मतलब किसी को एक कमरे का घर भी बहुत होता है, किसी को 10 कमरे का घर भी कम होता है। दूसरा है कार, वो भी अपनी जरूरत के अनुसार है। किसी को 4 सीटर चाहिए, किसी को 6 सीटर और किसी को 8 सीटर और किसी को नहीं भी चाहिए। तीसरा होता है बच्चे की शिक्षा। तो बच्चे की उच्च शिक्षा में लगभग आज 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं। तो मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से कितना धन होगा, ये कैलकुलेट कर लें, गणना कर लें और फिर उस लक्ष्य को निर्धारित करें। फिर चौथा लक्ष्य होता है बच्चे की शादी। तो शादी में आज लगभग 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं। बच्चे की शादी साधारण तरीके से भी हो सकती है, तो ये भी एक वित्तीय लक्ष्य है। पांचवा और अंतिम है सेवानिवृत्ति धन। यह इतना होना चाहिए कि कम से कम आपके मासिक खर्चे आराम से हो जाएं और वर्तमान स्तर का जीवन यापन कर पाएं। कौन से वित्तीय लक्ष्य जरूरी हैं? पहला है बच्चे की शिक्षा और दूसरा है सेवानिवृत्त धन। तो ये दो लक्ष्य बहुत जरूरी हैं। अगर अपना घर नहीं है तो घर भी बहुत जरूरी है। अगर पैतृक घर है तो इस लक्ष्य को हटाया जा सकता है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते समय मुद्रास्फीति का भी ध्यान रखें। लगभग 6% प्रतिवर्ष से मुद्रास्फीति की गणना करें। कितना वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें? अब जैसे कि बच्चे की शिक्षा का अगर हम देखें तो शीघ्र सेवानिवृत्ति लक्ष्य को प्राप्त करते समय यह माना गया है कि मासिक खर्चे में 12वीं कक्षा तक का शिक्षा खर्च आपने जोड़ लिया है। उच्च शिक्षा के लिए अभी से निवेश करके रखें। जैसे अगर आप अभी 5 लाख रुपए उच्च शिक्षा में लगते हैं तो 11 वर्ष बाद लगभग 15 लाख रुपए होना चाहिए। सेवानिवृत्ति धन, तो सेवानिवृत्ति धन इतना होना चाहिए कि आपका मासिक खर्च भी चलता रहे और हो सके तो उसमें से कुछ बचत भी हो सके। अगर आप अपने मन माफिक कुछ और कार्य शुरू कर रहे हैं जिससे आमदनी हो रही है, फिर तो ये सोने पर सुहागा है। मूल प्रश्न यह है कि कितना वित्तीय लक्ष्य होना चाहिए, यह आपको खुद ही गणना करनी होगी। आज के जरूरी खर्चे और बच्चे की शिक्षा जोड़कर जो भी रकम आती है वह है आपकी पेंशन से उसका 100 गुना ज्यादा आपको सेवानिवृत्ति धन के मद में रखना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की मासिक खर्च 20,000 रुपये होते हैं, तो 20 लाख रुपए चाहिए सेवानिवृत्ति के लिए। आकस्मिक खर्च 6 महीने के मासिक खर्च के बराबर, मतलब कि लगभग 1,20,000 रुपया। तो सेवानिवृत्ति धन हो गया 21,20,000 रुपया। तो शिक्षा कर और शीघ्र सेवानिवृत्ति धन मिलाकर हो गया लगभग 26 लाख रुपया। तो यह केवल एक उदाहरण है। मेरा मानना है कि सेवानिवृत्ति संतुष्ट जीवन होता है और सेवानिवृत्ति वही ले सकता है जिसका मन संतुष्ट हो चुका हो। नहीं तो मरते दम तक कार्य करके पैसा कमाना ही व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है और वह पैसा ही उसके काम नहीं आता है। और तो और साथ में ले भी नहीं जा सकते, यही सब छोड़कर जाना पड़ता है। तो वित्तीय लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? तो वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित करने से कुछ नहीं होता, उन्हें प्राप्त करना भी एक चुनौती है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि वित्तीय लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हमें विभिन्न उत्पादों को समझना होगा जो कि हमें वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। पहला है बैंक की सावधि जमा योजना, मतलब कि फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा योजना यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। दूसरा वित्तीय उत्पाद है पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती जमा पीपीएफ इत्यादि। तो वही सेम प्रोडक्ट जो है बैंक में भी उपलब्ध है और पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ भी है, अब भी बैंकों में भी मिलता है।
और तीसरा उत्पाद है सीधे शेयर बाजार में निवेश करना, और चौथा उत्पाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा बाजार में निवेश करना। तो उपरोक्त बताए गए उत्पादों में से 1 और 2 नंबर वाले उत्पाद हमारे परंपरागत उत्पाद हैं और इनमें ब्याज कम मिलता है पर निवेश सुरक्षित होता है। 3 और 4 नंबर के उत्पाद में वही निवेश कर सकता है जो कि अधिक जोखिम लेने की क्षमता रखता हो। शीघ्र सेवानिवृत्ति के लिए उम्र कम होती है, इसलिए जोखिम लिया जा सकता है, पर यह नहीं कह सकते कि पूरा पैसा आप शेयर बाजार में लगा दें। उसका सूत्र होता है कि 100 में से अपनी उम्र घटा लें, उतना आपको शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, और जितनी उम्र है उतना 1 या 2 नंबर वाले उत्पादों में निवेश करना चाहिए, यानी फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में। उदाहरण के लिए उम्र है 30 वर्ष, तो 100 में से 30 कम किया, 70% निवेश शेयर बाजार में और 30% निवेश सुरक्षित निवेश में होना चाहिए। तो सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट और आवर्ती जमा यानी रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करने पर एक तय ब्याज दर से ही परिपक्वता पर भुगतान होता है, जबकि शेयर बाजार में सीधे निवेश और म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करने पर जोखिम ज्यादा है, पर लंबी अवधि में परिपक्वता पर भुगतान भी कई गुना ज्यादा होता है। इस विकल्प में थोड़े समय 2-3 वर्ष के लिए निवेश की तो बिल्कुल ही नहीं सोचें। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अच्छी कंपनियों का चुनाव करें और बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपने शेयर ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की सेवा ली जा सकती है। म्यूचुअल फंड में निवेश हमेशा सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा ही करें, और लंबी अवधि के लिए विविध क्षेत्र यानी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में निवेश करने वाले फंड का चुनाव बेहतर है। क्षेत्रीय फंडों यानी कि सेक्टर फंड्स का भी चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि फार्मा फंड, बैंकिंग सेक्टर फंड इत्यादि। तो सेक्टर फंड चुनाव करने से पहले अपने वित्तीय योजनाकार यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से जरूर मशविरा कर लें। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप में किए गए निवेश की वापसी पिछले 10 वर्षों की लगभग 15 से 20% और विगत 5 वर्षों में 33% तक की वापसी। सेवानिवृत्त धन को कैसे निवेश करें, ये सबसे बड़ी सरदर्दी है और इस बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता। यह तो तय है कि इस धन को जोखिम वाले वित्तीय उत्पादों में नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार इत्यादि। तो इस धन को परंपरागत निवेशों में निवेश कर सकते हैं, परंतु वहां पर हमारा धन मुद्रास्फीति से इसका मुकाबला नहीं कर पाता है। मुद्रास्फीति के मुकाबले के लिए सबसे अच्छा वित्तीय उत्पाद है स्विप, SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सिप का बिल्कुल उल्टा, जैसे सिप में हम पैसा जमा करते हैं, वैसे ही स्विप में जमा रकम से कुछ निर्धारित रकम हम निकालते हैं। हम इस वित्तीय उत्पाद को बहुत ही कम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में या तो जानकारी नहीं होती है कि इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जोखिम भी ज्यादा है। तो आप अपने स्विप विभिन्न म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, जिससे अगर कोई एक फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप उसे किसी दूसरे फंड में स्विच कर सकें। स्विप के फायदे ये होते हैं कि स्विप में आप निर्धारित रकम तो निकालते ही हैं, तथा साथ ही ये रकम बाजार के प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती है। लंबी अवधि के लिए देखेंगे तो शायद इससे अच्छा किसी और वित्तीय उत्पाद का प्रदर्शन होगा। इस प्रकार की फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे फाइनेंशियल बकवास चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है। आप अपने दोस्तों, परिवारों से और व्हाट्सएप पर हमारे वीडियो शेयर करिए। हमारी वेबसाइट है वित्तगुरु.com, उस पर विजिट करिए। धन्यवाद।